Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, and from today we'll be starting with Pygmalion, the play by George Bernard Shaw. And this play is for the ISC Modern English and for any other part wherever it is required. Okay, so in this part we'll be understanding ki what is the characters, means who all are the people who are involved into this play, what is the summary act wise of this, because scenes are not mentioned in this, and then we'll understand ki why this term Pygmalion has been kept. Okay, so introduction to the myth and the drama Pygmalion, that is a brilliant play by George Bernard Shaw. The title comes directly from the ancient classical Greek mythology about a famous sculptor. Now we are talking about a sculptor here who grew disillusioned. यहाँ पर हम लोग एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एंड वो जो कलाकारी करता था, पुतले बनाता था, एंड आफ्टर दैट ही वॉज जस्ट अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. ही वॉन्टेड हिज ओन कंपेनियन, एंड उसके लिए उसने एक आइडियल स्टैचू को क्रिएट किया, ठीक है, आउट ऑफ आइवरी. दैट इज़ द टास्क ऑफ द एलिफेंट. ठीक, उसके बाद नाउ दिस इज़ द काइंड ऑफ द पिक्टोरियल, यू कैन सी एज एग्जाम्पल कि it was a kind of a statue and it was made, and the name of the statue was kept as Galatea, and the sculptor's name was Pygmalion. ठीक, बाय लुइस गॉफियर, मीन्स ही वॉज अ फ्रेंच पेंटर जिन्होंने इस पोर्ट्रेट को ऐसे बनाया है, जस्ट टू एक्सप्लेन अस. ओके, तो the legendary classical painting shows that the sculptor Pygmalion, means his name was Pygmalion, and he was standing amazed in his studio as the goddess Venus sends her divine light to breathe into life into his ivory statue, that is Galatea. मतलब यहाँ पर ये जो पर्सन है, अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइटल. इस टाइटल से जो आपका प्ले है उससे रिलेशन है, बट डायरेक्टली यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी टू पुट इन टू इट. ठीक, अनटिल एंड अनलेस द टाइटल इज आस्क्ड देयर. ओके, सो ये एक स्कल्प्टर है जिसने एक आइडल स्टैचू बनाया, एंड देन आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि इसने गॉड से, वीनस गॉड से इतना प्रे किया कि इसको लाइफ दे दो, सो दैट, मतलब उसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतना ब्यूटीफुल उसको बनाया था कि उसको लाइफ दे दो, सो दैट आई कैन बी विद द पर्सन विद दैट स्टैचू फॉर एवर. तो उसके बाद गॉडेस वीनस ने ही यहीं पर ही उसको वो जो डिवाइन लाइट है दे दी थी, सो दैट स्टैचू वो एक्चुअल में रियल लाइफ में आ गया था. ठीक है, दिस इज़ अ माइथोलॉजिकल स्टोरी. एंड देन Pygmalion praying to Venus by Jean-Baptiste Regnault, means this is where the sculptor is praying. ठीक, after this, now when you are talking about this in the modern era, in the story, in the play that we are talking about, that is Pygmalion. तो in the modern retelling, the sculptor here, यहाँ पर एक person की बात हो रही है. अब हम लोग उस play की बात कर रहे हैं that you are studying and that is in your syllabus. ठीक, दैट इज़ पिग्मेलियन, जिसका ये जो नेम है ये वहाँ से लिया गया है. एंड देन वाई इट इज़ सो, बिकॉज यहाँ पर जो स्कल्पटर है एक्चुअली वो एक स्पीच प्रोफेसर है. मीन्स जैसे देर आर पीपल ना जिनकी प्रोनाउंसिएशंस में मिस्टेक्स होती हैं, स्पोकन में मिस्टेक्स होती हैं, तो यहाँ पर ही इज़ हेनरी हिगिंस, एंड द स्टैचू is a poor street flower girl who used to sell flowers, that is Eliza Doolittle. Higgins wagers that he can reshape her coarse vocabulary, means she knows English, but the pronunciations, the vocabulary was not up to the mark of a higher level society, even though she wanted to become a person who sells flower at the flower shop. अगर आप जनरली लोगों से मिलो तो स्लम एरियाज़ और एनी सच प्लेसेस जहाँ पर आपने देखा होगा स्ट्रीट अर्चिन्स एंड ऑल, जिनकी जो लैंग्वेज होती है, वट एवर रीजन्स दे आर इन, तो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु लिव इन द हाई क्लास सोसाइटी. ठीक, तो यहाँ पर हिगिंस क्या करते हैं, वो एक्चुअल में बेट करते हैं अपने एक वन ऑफ द नोन पर्सन के साथ, जिनको हम कर्नल पिकरिंग बोलते हैं. तो उनके साथ वो एक शर्त लगाते हैं कि इस पर्सन की, इस लेडी की ये जो लैंग्वेज है, जो
जो कह सकते हो रहन सहन है, उसको हम वापस से सही कर सकते हैं. आई विल मेक इट फाइन एंड अप टू द मार्क ऑफ अ हाई लेवल सोसाइटी. ऐसे उसको वोकेबलरी ऑफ मैनर्स दैट आई विल गिव, दैट टू पास हर ऑफ एज एन एलाइट डचेस एट द रॉयल बॉल. मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि हिगिंस कहता है अपने वन ऑफ द फ्रेंड से, नोन पर्सन से, कि हम इस पर्सन को, जो कि है एलाइजा डू लिटिल, जो एक फ्लावर गर्ल है, मैं उसको इतना ट्रेन करूँगा कि मैं उसको एक डचेस के जैसे प्रेजेंट करूँगा. डचेस कौन होती है? द यू कैन से द वाइफ ऑफ अ ड्यूक. ठीक. एंड एक फीमेल मेंबर ऑफ द हाइएस्ट रैंक ऑफ ब्रिटिश पीरेज. मीन्स द ऑल जितने भी नोबल्स हैं उसमें से जो हाईएस्ट रैंक होती है फॉर अ फीमेल, दैट इज़ अ डचेस. ठीक. एट द रॉयल बॉल, एक बहुत ही एलाइट शानदार सी पार्टी, दैट इज़ मोस्टली फॉर द डांस पर्पज दैट इज़ केप्ट. ठीक. तो ये हाईली फॉर्मल इवेंट होता है अमंग द ब्रिटिशर्स. ओके. सो वो कह रहे हैं कि मैं उसको ऐसे बना दूंगा. देन अब इसमें हम लोग समझते हैं कि ये इसका थोड़ा बहुत एक, यू कैन अंडरस्टैंड कि एक जिस्ट जैसे था. अब वील अंडरस्टैंड कि कौन कौन इसमें हु ऑल आर द पीपल इन्वॉल्व इन टू दिस. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सन हु इज़ एलाइजा Doolittle, the protagonist. She is a flower girl. She wants to be a lady who can sell flowers at the flower shop. रास्ते पर सामान बेचना और शॉप पर कस्टमर से डील करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो वो अपना एसेंट सुधारना चाहती है, सही होना चाहती है, सो दैट शी कैन बी द ओनर ऑफ द फ्लावर शॉप. देन देर इज़ अनदर पर्सन हु इज़ फ्रेडी आयंसफोर्ड हिल. ही इज़ अ यंग जेंटलमैन हु लव्स एलाइजा. Then Alfred Doolittle, this is Eliza's dustman father who works as a dustman. Then Henry Higgins, he is the father of phonetics and he is a tutor of Eliza later. Colonel Pickering, जिनके साथ ही ये शर्त लगाता है, kindly language expert, he is also a language expert and he helps Higgins. And then Mrs. Higgins, that is a mother of Henry Higgins, and she is very wise and stately mother. ठीक. तो these are the main people that are involved in this part. Then after that we'll little understand the like name wise also. Eliza Doolittle, that is Eliza, you can name it as Eliza also, that is the Indian pronunciation. British and American pronunciation says it as Eliza, so I am using that same word. Okay. Eliza Doolittle, a poor flower girl who talks with a rough street accent, जिसका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. and she has a strong spirit and wants to learn to talk nicely so that she can work in a clean flower shop. That tells कि हाँ उसका जो dream है, that is a flower shop. Then Henry Higgins, a very smart but selfish professor who teaches speech. He is very मतलब in terms of understanding intelligence wise, but still he is very much selfish. And the language phonetics, he teaches speech कि how to speak the different languages. And the language phonetics means the branch of linguistics, the language, and that studies the sounds of human speech. अगर आप इनकी अगर बात करो तो even if he is the पर्सन की अगर आप बोल रहे हो तो वो आपको के बोलने के तरीके से पहचान सकते हैं. इंग्लिश बोल रहे हो, इंग्लिश बोलने के तरीके से वो पहचान सकते हैं कि फ्रॉम विच कंट्री और स्टेट यू बिलोंग. ओके. देन कर्नल पिकरिंग, he is very kind, polite, retired officer, and he is also a language expert. He treats Eliza with genuine respect and pays for her lessons. Later, कि ठीक है, तुम वो जब कर्नल पिकरिंग के साथ वो शर्त लगाता है तो इवेंचुअली वो इससे हेनरी हिगिंस कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे मतलब शर्त लगा रहा हूँ कि हम उसको एक रॉयल पार्टी में ऐसे करके प्रेजेंट करेंगे आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग. And Colonel Pickering says कि if your experiment works, then I'll be paying for all the expenditures. Then Alfred Doolittle is Eliza's lazy, funny father who works as a dustman, and he makes brilliant excuses for his behavior. The way he behaves, just a funny element, okay, in the entire story. Then Mrs. Higgins,
Henry's highly civilized mother, now again some high class society को belong करने वाली, she supports Eliza and scolds the men for ignoring Eliza's feelings. ये बहुत मतलब practical अच्छे nature की इनको दिखाया गया. And Freddie Ansford Hill, a polite young gentleman who falls instantly in love with Eliza's unique personality. Okay, then we'll understand a little of the mind map so that you are able to understand. First is the transformation, that is the class shift. एक flower girl जो change हो जाती है into a duchess. पर्सनल शिफ्ट, एक सर्वेंट माइंडसेट कि मुझे फ्लावर बेचना है या काम करना है, एंड टू चेंजिंग टूवर्ड्स दैट कंप्लीट फ्रीडम, दैट आई वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, दैट इज द गर्ल, फ्लावर गर्ल. ओके, एलाइजा डूलिटिल की बात हो रही है यहाँ पे. देन द लैंग्वेज बैरियर, द कॉकने इंग्लिश क्रिएट्स इकोनॉमिक ट्रैप्स इन स्लम्स. कॉकने इंग्लिश मीन्स डिस्टिंक्टिव वर्किंग क्लास डायलेक्ट, मीन्स उनका एक थोड़ा सा अलग लैंग्वेज होती है, बोलने का तरीका अलग होता है. तो इसमें यू कैन अंडरस्टैंड दिस. इसका एक मतलब जस्ट मेंशन दिस इन द ऑन द पार्ट ऑफ गूगल एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कि इसका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट. जैसे कि कोई वर्ड है थिंक, तो दे विल स्पीक इट एज फिंक. ठीक, तो ये देयर इज सम सर्टेन लैंग्वेज. वाटर बॉटल है तो वो टी एंड टी विल नॉट बी हर्ड इन टू देयर इंग्लिश. तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज जो दे स्पीक. देन इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक ट्रैप्स. इकोनॉमिक ट्रैप्स मीन्स कि दे आर नॉट एबल टू अर्न मोर बिकॉज ऑफ द इंग्लिश दे स्पीक, तो वो प्रेजेंटेबल नहीं है इन द मार्केट. देन एरिस्टोक्रेटिक, और वहाँ से वो कैसे चेंज होते हैं, दे शिफ्ट इन टू एरिस्टोक्रेटिक. फोनेटिक्स अनलॉक्स द डोर टू हाई सोसाइटी, मीन्स जो इंग्लिश या जो द काइंड ऑफ लैंग्वेज द एलाइट पीपल स्पीक, ओके, उन वो that opens the doors for high society and to work in that particular society. Then the key conflict, there are certain objects that have been shown here. Slippers, जो एक rebellion है against being ignored. अभी we'll understand this line by line कि why it has come. So ठीक, after the summary we'll obviously be starting with act 1 only, so you'll understand this. Then flower shop, that is a simple economic independence. And mirror, that gives you the discovering one's inner value here. Okay, तो ये इनके symbols हैं. Then act by act transformation timeline, that tells कि सबसे पहले in act 1 the flower girl has been shown, that intrigues means that brings some sort of interest in the Professor Higgins with her dreadful Kempstone English, the kind of poor English she speaks. Then act 2 में the wager, हिगिन्स वेजर्स विद पिकरिंग, मीन्स वो एक शर्त लगाते हैं उनके साथ कि ही कैन पास एलाइजा ऑफ एज अ डचेस इन 6 months. 6 महीने का एक शर्त लगाते हैं कि विद इन 6 months आई विल ट्रेन एलाइजा एंड शी विल बी प्रेजेंटेड एज अ डचेस इन द रॉयल बॉल पार्टी. एंड देन अ गार्डन पार्टी इज देयर, मतलब अ लिटिल स्मॉलर. अभी वो मेन ग्रैंड पार्टी नहीं आई है, तो दिस इज़ द पीक जहाँ पर शी स्ट्रगल्स टू बी लेडी लाइक एंड मिसेस हिगिन्स रिब्यूक्स Higgins and Pickering. Then rebukes means उनको थोड़ा सा scold करना. Then the act 4, a heartless gutter snipe. Higgins has won the bet but is shocked with his gloating when his gloating drives Eliza away. Means उसके बाद Eliza वहाँ से run away कर जाती है because Eliza gets to know कि how much she has been used by these two people just for a simple bet. And last, that is metamorphosis, means जहाँ पर you can see Eliza जो एक dependent girl थी, now she has become independent, economically free to choose her own occupation, her own life. ठीक, she has become a lady, that is you can say metamorphosis means some sort of liberal or freedom or some sort of transformation. ठीक, not that English transformation that you study in language. It is a transformation from the dependent girl to an independent lady in terms of manners, in terms of soul. Okay, so this is the all act 5. Now we'll understand this act 1 and then act wise. That is the setting, the torrential summer rainstorm
at Convent Garden midnight shelter, means half of the midnight is there and so much of rain is there at Convent Garden, and then there is heavy rainstorm that forces rich and poor people to stand under the same church at the roof to stay dry, means वहाँ पर at some place there is a चर्च एंड उसी के ही अंडर जो एरिया है वहीं पर ही सब खड़े हुए हैं बिकॉज वहाँ पर रात का समय एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. एलाइजा डू लिटिल इज़ देयर सेलिंग वॉयलेट, शी इज़ सेलिंग सम फ्लावर्स देयर, एंड वहीं पर ही हेनरी हिगिंस कम्स इन द कॉर्नर राइटिंग डाउन एंड ही इज़ कॉल्ड एज अ नोट टेकर. ठीक, डाउन राइटिंग डाउन एग्जैक्ट स्ट्रीट एक्सेंट इन द नोटबुक, वो जैसे बोल रही है वो उसको वैसे से करके अपने पास नोट डाउन कर रहे हैं. एंड वाई इज ही डूइंग सो, इज ही सो फ्री? नो, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन टू फोनेटिक्स. तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एवरीवेयर ही गोज एंड फाइंड समथिंग यूनिक एंड देन ही नोट्स डाउन सो दैट ही कैन डू एक्सपेरिमेंट्स. पीपल थिंक दैट ही इज़ अ पुलिसमैन, आसपास के लोगों को वहाँ पर लगता है कि वो पुलिसमैन है, बट एक्चुअली हिगिंस प्रूव्स टू बी अ लैंग्वेज एक्सपर्ट बाय टेलिंग एवरीवन एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर दे आर बॉर्न जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पीच. उन्होंने कहाँ रहे हैं, कहाँ की उनकी भाषा है, वो बस लोग बस बोलते हैं और वो पहचान जाता है कि वो इंसान कहाँ को बिलोंग करता है. दैट इज़ हिगिंस एक्सपर्टीज़ जो वहाँ पर प्रूव हो जाती है आफ्टर ही स्पीक्स पीपल की तुम बोलो एंड देन आई आइडेंटिफाई कि फ्रॉम वेयर यू आर. ओके, देन लेटर हिगिंस मीट्स कर्नल पिकरिंग. ही प्राउडली ब्रैग्स टू पिकरिंग दैट ही कैन टर्न दिस सिंपल फ्लावर गर्ल. अच्छा, वहाँ पर ही दे फाइंड कि वहाँ पर वो फ्लावर गर्ल है और फ्लावर गर्ल इसको फूल बेचने की कोशिश करती है. ठीक, एंड देन सडनली व्हेन ही इज़ सो मच इंटरेस्टेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ दैट गर्ल, दैट इज़ द फ्लावर गर्ल, द इंग्लिश काइंड ऑफ इंग्लिश शी स्पीक्स. ओके, सो लेटर कर्नल पिकरिंग से वो वहीं पर ही मिलते हैं एंड वहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि आई कैन ट्रांसफॉर्म दिस सिंपल फ्लावर गर्ल इनटू एन एलिगेंट डचेस इन 6 months just by fixing her accent, only by changing the way she speaks हम उसको एक डचेस के जैसे बना सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ द एक्ट 2, मतलब बहुत ही छोटा छोटा सा सिंपल सा पार्ट आई हैव टेकन सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट समथिंग. अदरवाइज वेन वील अंडरस्टैंड दिस लाइन बाय लाइन तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. देन सेकेंड इज़ द वेजर, द बेट, मीन्स जो एक्चुअल conversation takes place. That is the setting is Henry Higgins Laboratory at Wimpole Street, means you have to remember the name also. Okay, there the next morning Eliza goes to Higgins house. She wants to hire him for speech lessons. वो वहाँ पर जाती है Eliza Doolittle to Higgins house. ठीक, she offers to pay him 1 shilling per hour. वो कहती कि मैं तुम्हें 1 घंटे का 1 shilling I'll be paying, that is currently it is 7.74 INR. ठीक, but now shillings doesn't work in the British, now they are not in use in British, now only that pound sterling is used. Okay, and then and 1 pound is some 128 Indian rupees, तो बहुत ही बुरी हालत है उसकी. तो ठीक है, तो she offers to pay then she offers her to pay 1 shilling so she can sound clean enough to work in a real flower shop instead of the street corner. मतलब just to sell the flowers on the street, she does not want that, she want to be a real flower shop owner. कर्नल पिकरिंग इज़ फैसिनेटेड बाय दिस. कर्नल पिकरिंग को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. ही ऑफर्स टू पे फॉर जितना भी एक्सपेरिमेंट विल टेक प्लेस. अगर हिगिंस इसमें सक्सेसफुली पास हो जाता है तो जितना भी एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी, इफ passes successfully pass Eliza off as a royal duchess at the major diplomatic garden party. Higgins loves the challenge and accepts the bet immediately. और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है and then he is just completely ignoring Eliza's feelings and accepts the challenge at the moment to train Eliza. Okay, then third is the garden party test, that is Mrs. Higgins' elegant living room. After
months of intense training, Higgins wants to test Eliza. He takes her to his mother's afternoon tea party. Eliza looks stunningly beautiful and pronounces her words with परफेक्ट म्यूजिकल प्रिसीशन, मीन्स वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर के अच्छे से जाती है, बोलती है सबसे, लेकिन उसको ये नहीं पता है वहाँ पर कि what topics she should speak for. However, she does not know what topics are proper. तो वो क्या बोलती है वहाँ जा कर के, what she speaks, she starts sharing shocking details of slum gossip कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं, about her aunt's suspicious death कि how her aunt died, how her father's drinking habits are there, that using absolute perfect high class diction. She speaks very nicely but she talks rubbish actually. Then Freddie falls in love with her at the spot, means one of the high class society people, and इसका act 1 में भी इसका scene था, that is अभी के लिए it's not that much required, so we have just removed it. But Mrs. Higgins warns her son that he is creating a massive problem by changing Eliza without giving her a way to support herself. आप उसको सिखा तो रहे हो कि बोलना कैसे है, बट अगर आप उसको ये नहीं सिखा रहे हो कि क्या बोलना है, तो दे आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर एलाइजा, बिकॉज उसको शी इज़ स्पीकिंग नाइसली बट शी इज़ नॉट यूजिंग अ ब्रेन इन फ्रंट ऑफ द एंटायर पीपल कि हाउ टू स्पीक और वॉट टू स्पीक. Okay, then comes Act 4, the heartless gutter snipe. That is Higgins Laboratory, midnight after the grand ball. The grand ball party has also taken place. Eliza attends the grand ambassador's ball party. ठीक, ball party means not that ball. I explained you कि it is a very royal, high class society party in which the dance is involved. Then carries out her role flawlessly. Eliza, after rigorous training by Higgins, she carries out her role flawlessly, completely fooling the high society guest. No one is able to recognize her. Higgins and everyone feels like she is a duchess from the noble family. Higgins wins his bet. However, when they get home, Higgins and Pickering talk right past Eliza as she were a ghost. वो वहीं पर ही थी, दोनों आपस में बात कर रहे थे, बट दे वर कम्प्लीटली इग्नोरिंग हर, बिकॉज यहाँ पर वो अपने में इतना सेलिब्रेट कर रहे थे कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो पास हो गया. Celebrating their own genius and saying that they are glad the boring trial is finally over. And वो आपस में बात कर रहे थे, and Higgins says कि I am glad कि ये जो इतने समय से we are working or something, it is finally over now. एलिज़ा फील्स डीपली यूज्ड एंड हर्ट. उसको लगता है कि उसको एज अ डॉल के जैसे प्रेजेंट किया गया है, एंड शी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग. उसको एक सब्जेक्ट के जैसे यूज़ किया गया है, और बस जिसका काम ख़त्म हुआ और उसको फेंक दिया. व्हेन हिगिंस कैजुअली आस्क वेयर हिज स्लीपर्स आर, जब वहाँ पर एलाइजा से वो पूछता है तो शी लूजेज हर टेम्पर, वो गुस्सा हो जाती है वहाँ पर, एंड शी थ्रोज देम डायरेक्टली एट हिज फेस. उसके फेस पर वो स्लीपर फेंक के मारती है, एंड शी क्राइज आउट आस्किंग व्हाट विल बिकम ऑफ हर नाउ दैट शी कैन नॉट गो बैक टू हर ओल्ड लाइफ. वो कह रही कि अब व्हाट शुड आई डू और वेयर शुड आई गो, क्योंकि मैं अब अपनी पुरानी लाइफ में तो वापस नहीं जा सकती. रियलाइजिंग ह्यूमैनिटी इज़ कम्प्लीटली इग्नोर्ड. ये देखना कि वो एज अ अच्छा ह्यूमन बीइंग थी, बट उसकी ह्यूमैनिटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया. शी पैक्स हर थिंग्स, एस्केप्स इनटू द नाइट. वो वहाँ से चलती फिरती है, वहाँ से वो चली जाती है. Then next is metamorphosis, that is the free woman, that is a profound sudden change in character or appearance. That sudden change, profound change means जो completely किसी person को transform कर देता है, ठीक है, हृदय परिवर्तन कर देता है. Now this is Mrs. Higgins' parlor, that is the final confrontation morning. The next morning Higgins panics, वो परेशान हो जाता है, and sees that Eliza is missing. He tracks her down to his mother's house. Eliza is perfectly calm. वो उसको ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते उसे पता चलता है कि वो उसके मदर के हाउस में है, and she is perfectly calm, composed and independent. वो शांत है, वो गुस्सा नहीं कर रही है. शी इज़ composed means अपने में ही she is happy and she is independent. She explicitly thanks Colonel Pickering because he always treated her like a real lady from day one, while Higgins has also
always shouted on the lady, that is Eliza. Higgins demands that she returns, बट एलाइजा कम्प्लीटली रिफ्यूजेस. हिगिन्स कहते हैं कि तुम वापस वहीं पर ही लौट चलो, बट एलाइजा कहती है कि नो, आई विल नॉट गो. शी डिक्लेयर्स दैट शी इज़ नाउ फ्री एंड इंडिपेंडेंट. शी थ्रेटन्स, वो कहती है कि इफ़ यू विल ट्रबल मी अ लॉट, आई एम गोइंग टू मैरी फ्रेडी, द मैन हु हैज़ ऑलरेडी फॉलन इन लव विद एलाइजा. And she further says that she is going to teach language lessons herself to survive. And Higgins is shocked and deeply respects her courage, realizing that she has transformed into a truly liberated person, means a human being. And the play ends on an open note with Eliza in complete control of her destiny. Now Eliza is not listening to anyone. Eliza is independent. She knows what she has to do further in life, and hence she leaves the place. Okay, now a little bit of वैसे तो I have explained you the entire part of Pygmalion title also, but a little more of it when you're talking about the classical origin, the myth of Pygmalion and Galatea. He was a sculptor, and it was the statue that came into real life, जिसको लाइफ मिल गई थी बाद में. तो the title of George Bernard Shaw's celebrated play is deeply rooted in classical Greek mythology. The ancient legend, the most famous recounted in Ovid's Metamorphoses, is Pygmalion is a gifted Cypriot sculptor, means he is a person who is a sculptor, who grows disillusioned by the flaws of mortal women, just because कि वो देखता है कि people there is some or the other flaws. तो वो उस चीज़ को सही करने के लिए वो एक he has a passion into carving an ivory statue of unparalleled perfection, जिसको बहुत beautiful बनाता है. ठीक है. And then दिस इज़ द फ्लावर गर्ल, द एग्जाम्पल दैट वी आर शोइंग हियर. ठीक. और उसके बाद उसके लिए वो प्रे करता है. जैसे ही द थिंग्स वर्क मोर, Pygmalion falls profoundly in love with his own creation, and he names the statue as Galatea. He brings her gifts, dresses in fine robes, and prays fervently to Aphrodite, the goddess of love, that is Venus. And then, moved by the depth of his devotion, Aphrodite breathes life into the ivory block, means वो जो statue था उसमें actually वो life डाल देती हैं. The statue warms under Pygmalion's touch, transforming from cold, rigid medium into a life-breathing woman. Okay, now when you're talking about this modern retelling कि वो उस चीज़ से कैसे related है, तो we will talk about it here, जहाँ पर the structural allegory means how we are going to convert the two things, or we can relate the two things. यहाँ पर you can see this is Henry Higgins and this is Eliza Doolittle, जिसको वो transform कर रहा है, change कर रहा है. ठीक है. And then the sculptor, when you're talking about the title, तो अब हम इसको real life से कैसे जोड़ते हैं. real life in the sense कि जो current Pygmalion हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हम लोग इसको कैसे जोड़ते हैं. Here the sculptor जो पहले था Pygmalion, now he is Professor Henry Higgins. He is arrogant, brilliant professor of phonetics. He acts as a modern sculptor using speech lessons and etiquette to chisel away the girl's lower class dialect. जो language she used to speak उसको वो टाटा बाय बाय कर देता है through his own teachings. Then raw material, यह statue यहाँ पर कौन है? It is Eliza Doolittle. She is a poor, unrefined, means no changes, raw कह सकते हैं, girl is speaking with a harsh Cockney accent. She is a raw ivory molded into a aristocratic lady capable of passing as in duchess, means कि वो she is that raw flower girl, that lady, that flower girl you can consider, जिसको वो मोल्ड करके स्टैचू यहाँ पर वो बनाता है सुंदर सा, और उस स्टैचू को वो
रियल लाइफ में कन्वर्ट कर देता है, बट यहाँ पर हेनरी हिगिंस एलाइजा डूलिटल को क्या करता है, वो उसको एज अ एरिस्टोक्रेटिक लेडी विद मैनर्स एंड स्पीच वो बना देता है, उसको एज अ डचेस वो बना देता है. देन द डिवाइन कैटलिस्ट, यहाँ पर द गॉड हैज़ चेंज्ड द स्टैचू इनटू रियल लाइफ, बट यहाँ पर द फोनेटिक्स एंड द सोसाइटी instead of Aphrodite's divine breath, the transformation is achieved through rigorous linguistic training and the superficial criteria of high class society. तो इसके कारण वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है. Then we'll understand a few themes here. Here Shaw uses this structural allegory to delve deeply into psychological and socio-political realities. ठीक, तो we'll understand a few things. Here you can see कि जब high class society में Henry Higgins and this Eliza Doolittle meets the mother, and this is Colonel Pickering, this is another person. ठीक, तो वो how they are behaving in that. Then language as a great divider. Here जिसको social class को मतलब एक अपर क्लास और लोअर क्लास सोसाइटी को डिवाइड कर देते हैं. देयर इज़ अ पैराडॉक्स ऑफ क्रिएशन ऑल्सो, दैट मीन्स कि जैसे गैलेटिया वॉज देयर, the statue who wakes into life with pure compliance and marital bliss, Eliza's awakening brings a painful crisis of identity. By elevating her manners without providing her with financial independence, Higgins leaves her stranded between the two worlds. She was too refined. अब वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी कि वो फ्लावर्स नहीं सेल कर सकती थी, but still she was the independent wealth to live comfortably. She was not even having that wealth. That is why she was saying कि अब मैं कहाँ जाऊँ, what should I do? The tyranny of the creator. Higgins views Eliza primarily as an experiment and a personal triumph. He fails to recognize her independent humanity, expecting her to remain static and subservient, कि तुम ऐसे ही झुक करके मेरे सामने रहो, even after her intellect and self-worth was truly awakened. Okay, and the last part, that the subversion of this Pygmalion, the ultimate brilliance lies in the deliberate departure from the romantic resolution of the original myth. Okay, so hence this is how the part has been shown here. I hope you all have understood this concept of Pygmalion. कुछ तो, even though not everything, but still something would have gone in your brain that you are able to understand. I'll send you these two documents of title and the summary on Telegram. You can read it out properly. समझो इसको so that we can understand or begin with the Act 1. आई नो कि क्लास 12 में जो सिलेबस है वो Act 3 से है, बट अगर आपको नहीं समझ में आई है बिल्कुल ही, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम Act 1 ऑल्सो. समरी पढ़ो, टाइटल पढ़ो, एंड देन Act 1. एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर बेस्ट फ्रेंड. जितने मॉडर्न इंग्लिश वाले हैं सबको शेयर इट दिस वीडियो सो दैट दे आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड. दे शुड नॉट आस्क यू कि बताओ पिगमेलियन के Act 1 में Act 5 में क्या हुआ था. ओके, यू शुड शेयर इट टू देम कि भैया अपने आप से जा करके ये सब चीज़ें देखो. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेज़. थैंक यू.